एंड वेलकम टू द चैनल नर्मदा मैन। इस वीडियो में हम 2020 के इकोनॉमी के PYQs डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, उसमें पूछ रहे हैं गोल्ड ट्रांस या फिर रिजर्व ट्रांस रेफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखो, गोल्ड ट्रांस क्या होता है कि IMF में डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनका कोटा कंट्रीब्यूशन होता है, कोटा कंट्रीब्यूशन। तो ऐसा कंट्रीब्यूशन जिसको विदाउट कंडीशन विड्रॉ किया जा सकता है, विदाउट कंडीशन विड्रॉवल। ठीक है। तो बेसिकली जब IMF में कोई कंट्री ज्वाइन करती है, ठीक है, तो उस टाइम दो तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकती है। एक तो कैसे, गोल्ड और फॉरेन करेंसी में, ठीक है। दूसरा कर सकता है वो डोमेस्टिक करेंसी में। तो ये जो फॉरेन करेंसी या गोल्ड वाला जो है, इसको हम रिजर्व ट्रांस भी बोलते हैं, और इसमें कोई स्ट्रिक्ट कंडीशन नहीं होती विड्रॉल में। साथ ही जो क्रेडिट होता है वो भी ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली या बहुत फास्ट हो जाता है, ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, क्रेडिट भी आपका ऑटोमेटिक हो जाता है। और मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं वो अपना BOP क्राइसिस है उसको मेंटेन करने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए यूज़ करती हैं। ठीक है, तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये बोल रहा है कि लोन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड बैंक, नहीं, वर्ल्ड बैंक तो बेसिकली किसको लोन देता है, तो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट लोन्स हैं वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, डेवलपमेंट लोन्स प्रोवाइड करता है, और या स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की फंडिंग करता है। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं है। वन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द सेंट्रल बैंक, तो नहीं, इसका भी कोई IMF से रिलेटेड, ये बेसिकली IMF से रिलेटेड है। सेंट्रल बैंक तो अपना RBI, तो RBI से रिलेटेड नहीं है। एक क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाई WTO टू इट्स मेंबर, तो WTO तो किससे, ट्रेड रूल्स की बात करता है, कुछ क्रेडिट्स की बात नहीं करता। एक क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाई IMF टू इट्स मेंबर, तो ये वाला बिल्कुल सही है। तो IMF के बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, इफ़ अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपन्स इन नियर फ्यूचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शन और पॉलिसीज आर लाइकली टू गिव सम इम्यूनिटी टू इंडिया। ठीक है भाई, कि अगर फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता है तो इनमें से कौन से स्टेप इंडिया को लेने चाहिए, सीधी सी बात ये पूछ रहा है। देखो, पहले नोट डिपेंडिंग, यहाँ पे नोट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग। तो बहुत सही बात है कि अगर हम शॉर्ट टर्म पे नहीं डिपेंड करेंगे तो हमारी जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। कि फॉरेन करेंसी के रिगार्डिंग जो हमारी वल्नरेबिलिटी है, या जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत क्विकली क्या भाग नहीं पाएंगे। तो क्विक विड्रावल है जो किसका, फॉरेन इन्वेस्टर्स का, ठीक है, वो नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल हमारी करेंसी एक तरीके से क्रैश होने से बच सकती है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि हमें जो शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं, उनके ऊपर डिपेंड नहीं करना है। दूसरा बोल रहे हैं ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन बैंक्स। देखो, ज़्यादा फॉरेन बैंक आएंगे, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो ग्लोबल एक्सपोजर है वो बढ़ गया। ठीक है, एक्सपोजर इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे में क्या हो सकता है, जो इसका एक तरीके से डायरेक्टली हमारी जो डोमेस्टिक बैंकिंग है, डोमेस्टिक बैंक्स हैं, उनके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। ठीक है, तो वो नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकती हैं, और एक तरीके से वल्नरेबिलिटी बढ़ती है, और इससे हमें एक नेगेटिव इम्यूनिटी है। ये तो ये वाला तो नहीं होगा बिल्कुल। अगर हमें ज़्यादा फॉरेन बैंक खोल दिए तो हमारी जो इकोनॉमी है उसके लिए डेट्रीमेंटल हो सकता है। नेक्स्ट है मेंटेनिंग फुल अकाउंट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। ये भी देखिए, ज़्यादा फ्री इनफ्लो आउटफ्लो, इसका मतलब क्या होता है, फ्री इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल, कि बहुत जल्दी से हम कन्वर्ट कर लें अपनी कैपिटल को। तो इससे क्या हो सकता है, इससे ये हो जाएगा कि एकदम से जो सडन कैपिटल फ्लाइट है वो हो सकती है, सडन कैपिटल फ्लाइट हो सकती है। और वो क्या है, उससे तो बिल्कुल जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है वो आ सकती है, इंस्टेबिलिटी आ सकती है। इसका मतलब क्या होगा, जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो भी नहीं होना चाहिए। तो ओनली वन वुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एग्रीगेट मनी सप्लाई के रिगार्डिंग पूछ रखा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। इफ़ यू विड्रॉ 1 लाख इन कैश
फ्रॉम योर डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट अकाउंट एट योर बैंक, द इमीडिएट इफेक्ट ऑन एग्रीगेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल बी। कि आपके उनने क्या है, 1 लाख रुपए थे आपके, कहाँ डिपॉजिट में थे, अभी इसको आपने विड्रॉ कर लिया, तो ये बोल रहा है कि जो एग्रीगेट मनी सप्लाई उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ये क्या होता है, M3 जो कंपोनेंट होता है मनी सप्लाई का, उसको बोलते हैं। इसको और क्या बोलते हैं, ब्रॉड मनी भी बोल सकते हैं, ठीक है, M3 को। अब M3 होता क्या है, इसके कंपोनेंट अपने को जानना बहुत ज़रूरी है कि M3 क्या होता है। तो M3 में एक तो क्या होता है, जो करेंसी विद पब्लिक, ठीक है, इसके बाद जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं वो आ जाएगा DD, और उसके अलावा जो टाइम डिपॉजिट्स हैं वो भी आते हैं इसमें। तो देखिए एक्चुअल में हमने जो डिपॉजिट किया तो वहाँ ये डिमांड डिपॉजिट में पहले 1 लाख रुपए पड़ा था, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, वो करेंसी मतलब पब्लिक मनी में कन्वर्ट हो गया, डायरेक्टली एक तरीके से कैश में कन्वर्ट हो गया। तो इससे जो फॉर्म है कि वन फॉर्म ऑफ मनी कन्वर्ट हो रही है दूसरी फॉर्म में, क्या एडिशनली कुछ क्रिएट या डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो क्रिएट और डिस्ट्रॉय तो हो नहीं रहा, ठीक है, क्रिएट या डिस्ट्रॉय तो हो नहीं रहा। तो इसलिए जो हमारी ओवरऑल जो मनी सप्लाई है या एग्रीगेट मनी सप्लाई, उस पर कोई फ़र्क पड़ रहा है नहीं। उसके 2 कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट ही आपस में चेंज हो रहे हैं। DD से क्या हो गया, वो कैश में कन्वर्ट हो गया, तो करेंसी विद पब्लिक उसमें कन्वर्ट हो गया, तो बस कंपोनेंट चेंज हो रहे हैं। तो नेट इफेक्ट क्या होगा, 0 चेंज, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, तो टू लीव इट अनचेंज्ड, बिल्कुल सही बात है कि जो ओवरऑल मनी सप्लाई है उसमें कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है विद रेफरेंस टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब FDI की बात कर रही है, ठीक है, FDI की बात हो रही है। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इट्स मेजर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है भाई, कि FDI के लिए क्या सही है। इट इज़ द इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट एसेंशियली इन ए लिस्टेड कंपनी। देखो क्या जो FDI है वो लिस्टेड कंपनी में ही हो सकता है, और वो भी बोल रहे हैं मेजोरिटी एसेंशियली मतलब मोस्टली लिस्टेड कंपनी में, तो नहीं, तो अनलिस्टेड कंपनी है वहाँ पे भी FDI तो आ सकता है। तो क्या ये कम्प्लीटली सही है स्टेटमेंट, नहीं, पार्शियली ट्रू है, तो पहला तो गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए इट इज़ लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो। तो देखो जो FDI का जो पैसा आता है क्या उससे डेट क्रिएट होता है, क्या वो ऐसा कोई लोन की तरह अमाउंट आता है, नहीं, वो इन्वेस्टमेंट होता है, उसे हमें रिटर्न करना होता है, कि रिटर्न नहीं करना होता, ठीक है। इसका मतलब वो डेट क्या है, नहीं है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, क्यों, क्योंकि 10% से ज़्यादा का स्टैक होना चाहिए किसी भी जो भी एंटिटी में आ रहा है उसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या है, नॉन डेट क्रिएटिंग है, कैपिटल फ्लो है, तो सही बात है। थर्ड जो ऑप्शन है इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व डेट सर्विसिंग, नहीं भाई ये ऐसा थोड़ी है, ये तो लोन की बात कर रहा है। डेट सर्विसिंग किस में, तो ECB जो होते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, उनमें से आता है ये। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। चौथा बोल रहा है इट इज़ द इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FII इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी जो इन्वेस्टमेंट आते हैं वो मोस्टली FPI नेचर के होते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर वाले। तो यहाँ पर भी ये बिल्कुल ट्रू नहीं है, तो ये वाली बात भी गलत हो जाएगी। तो इसमें क्या B वुड भी करेक्ट आंसर। तो देखिए जो FPI होता है वो क्या होते हैं, वो शॉर्ट टर्म होते हैं, और दूसरा उसके बारे में क्या बोल सकते हैं, वोलेटाइल होते हैं। जबकि जो FDI होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिमिट बात करें मोर देन 10%, इसके बाद स्टेबल होते हैं और लॉन्ग टर्म इन नेचर होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उसमें इंडिया के जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसके रिगार्डिंग 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और पूछ रखा है। तो एक एक स्टेटमेंट को 1 बाय 1 देखते हैं। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो बोल रहा है कि इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इट्स मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स। तो बिल्कुल जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं मोस्टली मर्चेंडाइज में वो कम है एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट्स। तो ये वाली बात तो बिल्कुल ओवरऑल सही बात है। और मर्चेंडाइज क्या होते हैं, मर्चेंडाइज बेसिकली अपन गुड्स की बात कर रहे हैं। तो हम ट्रेड डेफिसिट इंडिया फेस करता है गुड्स में जैसे क्रूड ऑयल हो गया, ठीक है, उसके बाद गोल्ड हो गया,
मशीनरी हो गया, ठीक है। तो इन सब में हम ट्रेड डेफिसिट फेस करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। सेकंड बोल रहा है कि इंडियाज इंपोर्ट ऑफ आयरन एंड स्टील, ठीक है, केमिकल्स फर्टिलाइजर्स एंड मशीनरी हैव डिक्रीज्ड इन रिसेंट पास्ट। नहीं, इंपोर्ट्स की बात कर रहा है, तो इंपोर्ट्स तो हमारे जनरली क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं विथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो इसका जो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस आर मोर देन इट्स इंपोर्ट ऑफ सर्विस। तो इंडिया बिल्कुल सर्विस का जो एक्सपोर्ट करता है, तो सर्विस में हम क्या है, सरप्लस रहता है हमारा, ठीक है। और इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया क्या है, ग्लोबल आईटी लीडर है, ग्लोबल आईटी सर्विसेज में क्या है, हम लीडर हैं। तो इसके लिए भी हम बोल सकते हैं ओवरऑल जो हमारी सर्विसेज हैं, हम जो आउटर वर्ल्ड को सर्विसेज देते हैं वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू हम सर्विसेज लेते हैं। और इंडिया सफर्ड फ्रॉम एन ओवरऑल ट्रेड और करंट अकाउंट डेफिसिट। तो मोस्ट ऑफ द केसेज में क्या होता है, हम बिल्कुल सही बात है, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो हम फेस करते हैं, जो हमारा CAD है वो रहता है, तो ओवरऑल CAD हमारा रहता है। तो ये भी बात सही है। देखो जनरल केस में ये अपना क्या होना चाहिए था, इसके हिसाब से अपना आंसर क्या हो जाना चाहिए था, 1, 3 एंड 4, ये अपना आंसर हो जाना चाहिए था। लेकिन UPSC ने उस साल के आंसर की में इसको क्वेश्चन को हटा दिया था। हो सकता है किसी डेटा के रिगार्डिंग एग्री ना कर रहे हो या कुछ फ्लक्चुएसन हो ओवरऑल पूरे डेटा की वजह से, तो वो डिबेटेबल है, लेकिन जनरल इसका आंसर 1, 3 एंड 4 शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI समटाइम फाउंड इन द न्यूज़ रेफर टू ए ग्रेड ऑफ। ग्रेड का मतलब कि टाइप ऑफ किसका टाइप होता है, तो बेसिकली ये जो क्रूड ऑयल होता है उसका टाइप होता है, ठीक है। और जो WTI है उसका मतलब वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। ये क्यों नाम पड़ा है, तो ये बेसिकली USA से रिलेटेड बेंचमार्क है, ठीक है, USA बेंचमार्क है। और जो USA की टेक्सास स्टेट है उससे मतलब वहाँ से ये ऑयल का बेंचमार्क प्राइस हम कंपैरेटिवली लेते हैं, तो इसलिए इसका नाम WTI है। इसमें ख़ास बात क्या होती है, एक तो लो सल्फ़र कंटेंट होता है, सल्फ़र कंटेंट रहता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम स्वीट क्रूड भी बोल देते हैं, ठीक है। और इसकी जो क्वालिटी होती है वो भी हाई होती है, तो क्वालिटी हाई होने की वजह से क्या हो, इसकी रिफाइनिंग भी आसान होती है। इसके अलावा अगर हम बाकी क्रूड ऑयल के बेंचमार्क्स देखें, तो देखो एक ब्रेंट क्रूड होता है, और ये ब्रेंट क्रूड किस बेसिकली कहाँ से होता है, जो नॉर्थ सी है वहाँ से निकलने वाले तेल के रिगार्डिंग यूज़ करते हैं, तो मोस्टली यूरोपियन स्टैंडर्ड है। इसके अलावा जो दुबई और ओमान है, दुबई से स्लेस ओमान, यहाँ से भी जो निकलता है उसके लिए बेंचमार्क हम एशियन मार्केट्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये एक टाइप ऑफ क्रूड ऑयल है, तो बिल्कुल ए इसमें आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पूछ रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए नॉन फाइनेंशियल डेट है क्या। तो ये क्या होता है, डेट टेकन बाय रियल सेक्टर एंटिटीज, रियल सेक्टर एंटिटीज़, ठीक है। अब क्या क्या होती है रियल सेक्टर एंटिटीज़, जैसे हाउस होल्ड हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई फर्म हो सकता है, या फिर गवर्नमेंट हो सकती है। तो इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है किससे, जो फाइनेंशियल डेट है। और जो फाइनेंशियल डेट क्या होता है, ये बेसिकली जो फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं वो होती हैं, जैसे कोई लोन हो सकता है, या कोई एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, या कोई भी टाइप की बोरोइंग हो सकती है, ठीक है। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, हाउसिंग लोन ओन्ड बाय हाउस होल्ड। देखिए हाउसिंग लोन कौन बोरो कर रहा है, जो हाउस होल्ड्स हैं वो बोरो कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो हाउस होल्ड है वो किसका पार्ट है, रियल सेक्टर का पार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल नॉन फाइनेंशियल डेट हो जाएगा। इसके बाद अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड, ये भी कौन ले रहे हैं, जो हाउस होल्ड्स हैं वही तो ले रहे हैं, तो ये हाउस होल्ड बोरोइंग का पार्ट ही है,
हाउस होल्ड बोरोइंग का पार्ट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन फाइनेंशियल डेट हो जाएगा। और जो ट्रेजरी बिल्स है वो कौन बोरो कर रहा है, वो आपका गवर्नमेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या है, बिल्कुल जो आपका नॉन फाइनेंशियल डेट है उसी का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल थ्री वुड बी राइट आंसर। तो इसकी तरह कुछ ऐसे वाले जो फाइनेंशियल सेक्टर बैंक कोई लोन लेता, या फिर कोई गवर्नमेंट लोन ले रही होती, मतलब कोई फाइनेंशियल सेक्टर के तहत लोन ले रही होती, तो वो हमारे फाइनेंशियल डेट होते हैं जिसमें फाइनेंशियल लाइबिलिटी या एसेट क्रिएट हो रहा होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो ये लोग हैं अगर ये बोरो करते हैं बैंक या मार्केट से, तब तो क्या है, ये नॉन फाइनेंशियल डेट है। और अगर जो बैंक हो गए या जो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो बोरो करते हैं, उस केस में क्या होता है, फाइनेंशियल डेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पूछ रखा है, इन इंडिया वाई आर सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स केप्ट अंडर IAEA सेफगार्ड वाइल अदर्स आर नोट। तो देखिए इंडिया क्या करता है, एक सेपरेशन प्लान को फॉलो करता है, सेपरेशन प्लान, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो अपने सिविलियन जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर है या सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, वो तो हम किसके अंदर, अंडर IAEA के अंडर प्लेस करते हैं। और मोस्टली जो स्ट्रेटजिक या मिलिट्री फैसिलिटी होती है, ठीक है, उनको क्या करते हैं हम, उनको बेसिकली कई बार हम सेफ गार्ड के अंदर नहीं रखते हैं, नॉट अंडर सेफ गार्ड, ठीक है। अब देखिए जो इंडिया में मोस्टली जो डिफरेंस होता है कि कुछ जो फैसिलिटीज़ है वो IAEA के अंडर आएंगी या नहीं आएंगी, उसका क्या रीज़न होता है। तो पहला ऑप्शन है यूज़ ऑफ यूरेनियम और थोरियम। क्या ऐसा कुछ है, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। बेसिकली हमारा थर्ड स्टेज होगा, उसमें थोरियम का प्रॉपरली हम यूज़ कर पाएंगे। तो अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं मोस्टली जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं उनमें यूरेनियम का यूज़ कर रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा बोला सम यूज इम्पोर्टेड यूरेनियम एंड अदर यूज डोमेस्टिक सप्लाईज। तो बिल्कुल इस वाली वजह से मतलब ये डिफरेंस है कि अगर हम इम्पोर्टेड यूरेनियम यूज़ कर रहे हैं ना, उस टाइम तो हमें मस्ट IAEA के अंदर आना ही पड़ेगा, उनके सेफ गार्ड के अंदर आना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम डोमेस्टिक सप्लाईज़ को यूज़ करें उस केस में हम ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं, तो वहाँ पर कंपल्सन नहीं है। इसके बाद तो ये क्या हो जाएगा, ये ही क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर रिएक्टर IAEA के अंडर आएगा या नहीं आएगा। तीसरा है सम आर ऑपरेटेड बाय द फॉरेन एंटरप्राइजेज एंड अदर आर ऑपरेटेड बाय डोमेस्टिक एंटरप्राइजेज। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है किसी के द्वारा वो ऑपरेट करो। मोस्टली इंडिया में जो जॉइंट वेंचर्स हैं, जैसे हमने कुछ फ्रांस या रसिया के साथ जॉइंट वेंचर करा है, लेकिन इसके बेसिस पे कुछ IAEA से जो हमारे के अंडर आएगा कि नहीं उससे कोई लेना देना नहीं है। सम आर स्टेट ओन्ड एंड अदर आर प्राइवेटली ओन्ड। तो अभी तक तो इंडिया में कोई प्राइवेटली ओन्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट है ही नहीं। धीरे धीरे हम प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट कर रहे हैं, जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं वो बनाने की बात कर रहे हैं। कितने होते हैं, 30 से 300 मेगावाट इतने कैपेसिटी के होंगे, ठीक है, SMR। तो बिल्कुल ये भी फालतू ऑप्शन दे रखा है, तो इसमें बी वुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें पूछ रखा है कि विद रेफरेंस टू ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रिम्स, ठीक है, इस कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए ट्रिम्स किस में, ये WTO के जो एग्रीमेंट है उसका पार्ट है। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट्स, ठीक है, बाई फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड। तो क्या ऐसे कि फॉरेन इन्वेस्टर से हम कितना इंपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा रेस्ट्रिक्शन प्रोहिबिटेड है। तो बिल्कुल जो ट्रिम्स हैं वो जो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग मेजर्स हैं उनको प्रोहिबिट करता है, ठीक है। डिस्टॉर्टिंग मेजर्स इनको क्या करता है, प्रोहिबिट करता है। तो ये वाली बात तो सही है। और ये क्या है, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस को लिमिट करता है कि नहीं आपको नहीं लगाने। दूसरा बोल रहा है दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट्स मेजर रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्या ट्रिम्स दोनों में होता है, गुड्स एंड सर्विसेज? तो नहीं, ट्रिम्स बेसिकली जो गुड्स है उसी के लिए, सर्विसेज के लिए तो हमारे पास दूसरा एग्रीमेंट है और उसको क्या बोलते हैं, उसको गेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो GATS वाला जो एग्रीमेंट है
वो आता है सर्विसेज के लिए, तो बिल्कुल ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो थर्ड है वो दे रखा है, दे आर नॉट कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, जो FDI या FII या FPI इससे पैसा आता है, तो क्या इसके ऊपर किसी रेस्ट्रिक्शन की बात करता है? नहीं, ये सिर्फ क्या बोल रहा है, ट्रेड रिलेटेड कंडीशंस की बात कर रहा है, ट्रेड रिलेटेड कंडीशंस की बात कर रहा है। तो कहीं भी FDI की बात कर रहा है? नहीं, FDI की कोई बात नहीं हो रही। तो यहाँ पर ये वाला बात सही हो जाएगा कि नोट कंसर्न बोल रखा है, तो सही बात है। तो 1 और 3 वुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल रहा है कि RBI डिसाइड टू अडोप्ट एक्सपांशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, विच ऑफ द फॉलोइंग इट नोट डू। देखो ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूरा सेंस बदल जाएगा। तो एक्सपांशनिस्ट नोट करने का मतलब हम क्या करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी है वो कर रहा होगा। ठीक है, तो देखो कट एंड ऑप्टिमाइज द स्टेचुटरी SLR की बात कर रहा है कि स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, इसको कट कर दे। तो इसको जैसे ही RBI कट करेगा तो क्या होगा, बैंक्स के पास ज़्यादा रूम होगा और बैंक क्या होंगे, मोर लिक्विडिटी प्रीफर करेंगे। ठीक है, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, ये तो एक्सपांशनरी है ना, तो अपने को कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी की बात करनी है, तो ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। तो बिल्कुल जो MSF रेट है उसको अगर RBI बढ़ा देगा तो क्या हो जाएगा, मार्केट से पैसा निकल जाएगा, ज़्यादा उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा या ज़्यादा MSF के लिए ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये कॉन्ट्रैक्शनरी है, ये एक्सपांशनरी नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन सही है। तीसरा है कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट। देखो ये रेट्स कम कर देगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो मार्केट में लिक्विडिटी है या जो मनी फ्लो है वो बढ़ जाएगा, बैंक्स मोर क्रेडिट देंगे। ठीक है, मोर क्रेडिट देंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होगी, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो इसमें जो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2 वुड बी करेक्ट। और देखिए जो MSF है वो क्या होती है, इमरजेंसी जो बोरोइंग होती है, इमरजेंसी बोरोइंग रेट भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, कि उनको एकदम इमरजेंसी में पैसा चाहिए होता है तो उस टाइम क्या रेट चार्ज करता है RBI, तो वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है। इसके बाद देखिए अपन ये 58 वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी आफ्टर 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और फिर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम एक एक स्टेटमेंट को 1 बाय 1 देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि वर्कर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, किस पे, 2004-5 के प्राइजेज पे, इंक्रीज इन अर्बन एरिया, ठीक है, अर्बन एरिया में बढ़ गई है, वाइल इट डिक्रीज इन रूरल एरिया, कि रूरल एरिया में डिक्रीज हो गई। क्या ये बात सही है? देखिए रूरल एरिया में प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हुई है, देखो ऐसा तो नहीं है कि रूरल एरिया में प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हुई, हालांकि जो रेट ऑफ इंक्रीज है ना, रेट ऑफ इंक्रीज वो रूरल एरिया में क्या है, कम है एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। द परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरिया इन द वर्क फोर्स स्टेडली इंक्रीज, कि बोल रहे लगातार बस बढ़ते जा रहा है। तो देखिए हम एक शिफ्ट देख रहे हैं, बेसिकली जो रूरल से अर्बन की तरफ हमारा क्या एक शिफ्ट देखा जा रहा है। तो ये कहना कि भाई जो रूरल का परसेंटेज है वो तो बढ़ते ही जा रहा है, तो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट है। फिर स्टेडली भी बोल रहा है कि भाई लगातार बढ़ते जा रहा है, तो ये भी बिल्कुल मतलब एक्सट्रीम वाली बात है, तो बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा। इन रूरल एरिया द ग्रोथ इन नॉन फार्म इकोनॉमी इंक्रीज्ड, बिल्कुल सही बात है ये तो। देखो जो रूरल सर्विसेज है या स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं वो धीरे धीरे क्या हो रही है, रूरल एरिया में बढ़ रही हैं। इवन जैसे डिजिटलाइजेशन आ गया या जो कनेक्टिविटी है वो भी रूरल एरिया की बढ़ गई है एज कम जो आसपास के अर्बन एरिया से। तो जो कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है उससे भी रूरल एरिया में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं और वो भी मोस्टली नॉन फार्म एक्टिविटीज़ वो बढ़ रही हैं, सही बात है। द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज्ड, देखिए ये बिल्कुल थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, लेकिन बिल्कुल हम एक जो जॉबलेस ग्रोथ है,
उस वाले फेज से जा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर में क्योंकि एक तरीके से मैकेनाइजेशन देखा जा रहा है, ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो तो बढ़ी है, लेकिन धीरे धीरे मैकेनाइजेशन की वजह से जो जॉब्स हैं वो थोड़ी घटी है। तो ग्रोथ रेट इन जो रूरल एम्प्लॉयमेंट है वो भी ओवर द टाइम कम हुई है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। और देखो अपने को नहीं भी पता हो ना, फोर्थ वाला बिल्कुल थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, तो अपने को पहले के बारे में पता हो जाएगा कि यार पहला गलत होना चाहिए। इवन पहला और दूसरा दोनों को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ऐसे में अपने को अल्टीमेटली फोर्थ पे कॉल लेनी ही पड़ेगी। तो बिल्कुल थोड़ा सा अपने को इस पे कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि डिक्रीज कर रही है ग्रोथ रेट रूरल एम्प्लॉयमेंट में, ये पता कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था। तो इसमें फिर भी अभी के लिए हम याद कर लेते हैं, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पूछ रखा है इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट क्रेडिट डिलीवरी टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स जो डीसीसीबी हैं डिलीवर्स मोर क्रेडिट इन कंपैरिजन टू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड आरआरबी। ये बोल रहा है कि जो डीसीसीबी है ना वो एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा शॉर्ट टर्म लोन देते हैं एज कम्पेयर टू जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं और जो आरआरबी हैं उनके कंपैरिजन में। देखिए मोस्टली जो लोन्स जाते हैं वो तो आरआरबी या फिर एससीबी के थ्रू जाते हैं। हालांकि डीसीसीबी भी जो लोन्स हैं वो देती है, लेकिन धीरे धीरे जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उसका शेयर डिक्लाइन कर रहा है ओवर द टाइम। ये कह पाना कि जो डीसीसीबी का शेयर एससीबी और आरआरबी से ज़्यादा है, तो ये तो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक और गलत बात है, ये ऐसा ही नहीं है। दूसरा है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ डीसीसीबी इज़ टू प्रोवाइड फंड टू द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। जो पीएसीज हैं, पीएसीएस, इसको जो डीसीसीबी लोन प्रोवाइड करता है, बिल्कुल ये इसका क्या है, कोर फंक्शन है। और ये एक तरीके से क्या है, इंटरमीडिएट टीयर की तरह काम करते हैं जो कोऑपरेटिव क्रेडिट्स होते हैं उनके लिए। तो कोऑपरेटिव क्रेडिट्स मोस्टली क्या होता है, उसमें स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स डीसीसीबी होते हैं, उसके नीचे कौन आते हैं, आपका प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज होती हैं, और उसके नीचे कौन होते हैं, फार्मर्स होते हैं। तो बिल्कुल ये एक इंटरमीडिएट लेयर की तरह काम करते हैं। और यहाँ से जो लोन्स हैं वो किस, ये बेसिकली पीएसीएस को जो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी से उनको लोन देते हैं। तो ये वाला दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो बी वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रखा है उसमें बोल रखा है कि इन इंडिया अंडर साइबर इंश्योरेंस के रिगार्डिंग पूछ रखा है कि साइबर इंश्योरेंस में क्या क्या इंक्लूड होता है। फॉर इंडिविजुअल विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट आर जनरली कवर्ड इन एडिशन टू पेमेंट फॉर लॉस ऑफ फंड्स एंड अदर बेनिफिट। कि ये देखो लॉस ऑफ फंड और जो बेनिफिट है तो वो तो मिलते हैं, इसके अलावा क्या एडिशनली कवर्ड रहता है किसमें, साइबर इंश्योरेंस में। देखिए एक एक ऑप्शन देखते हैं। पहला क्या है, द कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इन केस ऑफ मालवेयर डिसरप्टिंग एक्सेस टू वंस कंप्यूटर। कि आपका जो रिस्टोरेशन कॉस्ट है मालवेयर अटैक के बाद, क्या वो कवर्ड होता है। तो बिल्कुल ये जो डेटा सिस्टम रिस्टोरेशन और रिकवरी एक्सपेंस होता है ना, उसके तहत कवर्ड रहता है, ठीक है। तो डेटा सिस्टम रिस्टोरेशन बोल सकते हैं, ठीक है, स्टोरेशन, इसके तहत ये एंड रिकवरी, इसके तहत ये कवर्ड रहता है। और इसमें जैसे कोई सॉफ्टवेयर को फिक्स करना है या मालवेयर को रिमूव करना है या एक्सेस रिस्टोर करना है, तो उसके लिए इंक्लूड रहता है। कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर इफ सम मिसक्रेंट विलफुली डैमेज इट इफ प्रूव्ड सो। देखो कोई खुद जानबूझ के डैमेज कर रहा है, तो ये तो क्या हो गया, एक तरीके से फिजिकल डैमेज हो गया ना, फिजिकल डैमेज है। तो क्या ये इसके अंडर कवर्ड होता है, नहीं, ये जो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होता है उसका पार्ट होता है, ठीक है। तो ये साइबर इंश्योरेंस का पार्ट होता है, नहीं, बिल्कुल गलत बात है, तो दूसरा नहीं होगा। तीसरा बोल रहा है कॉस्ट ऑफ हायरिंग स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ लॉस इन केस ऑफ साइबर एक्सटोर्शन। तो ये किस में, ये बेसिकली साइबर एक्सटोर्शन कॉस्ट में, एक साइबर एक्सटोर्शन कॉस्ट भी होती है, ठीक है, तो उसमें इंक्लूड होता है। तो इसमें जो
एक स्पेशलाइज कंसल्टेंट हायर करने का जो प्रोविज़न है वो बिल्कुल इंक्लूडेड है। चौथा है कॉस्ट ऑफ डिफेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ इफ़ एनी थर्ड पार्टी फाइल्स ए सूट। तो क्या ये इंक्लूडेड है? तो एक इसी में एक प्रोविज़न होता है साइबर लाइबिलिटी इंश्योरेंस, तो इसका ये बिल्कुल पार्ट होता है। और अगर कुछ लीगल फीस या ऐसा कुछ पे किया जाता है तो ये सब इंक्लूड रहता है, लीगल फीस भी इंक्लूड रहती है, ठीक है। तो ये फोर्थ वाला भी सही हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या करेक्ट हो जाएगा, इसमें 1, 3 एंड 4 जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम 61st वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। ठीक है भाई, एग्रीकल्चर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या है, इसमें 6 ऑप्शन दे रखे हैं, एक एक ऑप्शन को हम थोड़ा एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो जो पहला ऑप्शन है वो बोल रहा है फिक्सिंग एमएसपी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ ऑल क्रॉप्स। जनरली एक बार देख लेते हैं कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या है। जो एक तरीके से जो प्रोडक्टिव एसेट हो गए, ठीक है, प्रोडक्टिव एसेट्स हो गए या फिर कोई इंफ्रा हो गया, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो क्या और क्या नहीं होना चाहिए, जैसे कोई सब्सिडी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, या फिर कोई ऐसी कोई वेवर नहीं होना चाहिए, या फिर कोई प्राइसिंग पॉलिसी हो, ठीक है, ये सब नहीं होनी चाहिए। अब देखिए पहला जो बोल रहा है कि फिक्सिंग एमएसपी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ ऑल क्रॉप्स। देखिए पहली बात तो इंडिया में ऑल क्रॉप्स के लिए एमएसपी दी नहीं जाती, अगर दे भी दी जाए तो इसको हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट तो नहीं कंसिडर करेंगे, तो पहला तो गलत है। कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, तो बिल्कुल इससे क्या होगा, जो रूरल क्रेडिट इंफ्रा है वो इम्प्रूव होगा, क्रेडिट इंफ्रा ये इम्प्रूव होगा, बिल्कुल इम्प्रूव होगा। तो ये क्या है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इससे इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी इम्प्रूव होगी। थर्ड है सोशल कैपिटल डेवलपमेंट। देखिए सोशल कैपिटल में क्या क्या आ जाता है, जैसे मान लो एसएचजीज को बढ़ावा दिया जा रहा हो, या फिर जो कोऑपरेटिव्स हैं उनकी बात हो रही हो, या फिर हो सकता है जो एफपीओ है उसको बढ़ावा दिया जा रहा हो, तो इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी एनहेंस होगी, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथन होगा, तो बिल्कुल ये भी सही है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू फार्मर्स, बिल्कुल वही बात हो गई, क्या इसमें क्या हम वेवर वगैरह दे रहे हैं, तो ये भी इससे कुछ पब्लिक इन्वेस्टमेंट जैसा तो नहीं है, तो काइंड ऑफ सब्सिडी है ये भी। उसके बाद बोल रहा है वेवर ऑफ एग्रीकल्चर लोन्स बाय बैंकिंग सिस्टम, फिर वेवर की बात कर रहा है, तो वेवर या जो लोन माफ़ी वगैरह कर दी जाती है तो वो भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं है। लास्ट बोल रहा है सेटिंग अप ऑफ ए कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी बाय द गवर्नमेंट, ये वाली बात बिल्कुल सही है, इससे क्या है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, इससे एक तरीके से क्या होगा, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, और जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं वो क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। तो इसमें अगर हम ऑप्शन देखें तो अपना कौन सा है, 2, 3 और 6, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रखा है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्म इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ ए फर्म इन इंडिया, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहला ऑप्शन है इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ ए फर्म्स दैट ए बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू, कि लोन जिसको जो बैंक है वो किसी को लोन देने जा रहा है तो उस फर्म के प्रेजेंट जो रिस्क हैं उनके बारे में पता किया जा सकता है। बिल्कुल सही क्या बात है कि भाई अगर हमें पेइंग कैपेसिटी है वो पता चल जाए तो बिल्कुल हम उसके जो रिस्क हैं उनको पता कर सकते हैं, ठीक है। और जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो भी यही दिखाता है कि हाउ इजीली ए फर्म कैन पे इंटरेस्ट ऑन इट्स डेट, तो बिल्कुल ये एक तरीके से जो हायर रेशियो मतलब क्या होगा, हायर रेशियो मतलब हायर क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो हायर है, ठीक है। तो पहला तो स्टेटमेंट सही है। इट हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग द इमर्जिंग रिस्क ऑफ ए फर्म दैट ए बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू, तो बिल्कुल ये जो एक तरीके से जो आने वाले जो रिस्क हैं उनके बारे में भी क्या है, वार्निंग सिग्नल देता है,
तो अगर कोई ऐसा बैंक है या ऐसी एंटिटी है जो जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो उसका ओवर द टाइम गिर रहा है, ठीक है, तो ये क्या सिग्नल होगा कि इसकी फाइनेंशियल हेल्थ ठीक नहीं है और ये फ्यूचर में डिफ़ॉल्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये उसकी रिस्क या जो भी एक तरीके से प्रोफाइल है, फर्म की प्रोफाइल बनाने में हेल्प करता है, तो ये भी सही है। तीसरा है द हायर द बोरोइंग फर्म्स लेवल ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो द वर्स इट्स एबिलिटी टू सर्विस इट्स डेट। तो ऐसा नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब क्या होता है कि हायर इंटरेस्ट, हायर जो होगा ICR, इसका मतलब क्या होगा, उसकी बेटर एबिलिटी होगी, बेटर एबिलिटी, ठीक है। तो ये जो तीसरे स्टेटमेंट है वो गलत है, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 और 2, ये वाला सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर और पॉलिसीज वर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया इन रिसेंट पास्ट, कि प्राइस ऑफ राइस को कौन कौन इम्पेक्ट कर रहा है। देखिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, बिल्कुल इम्पेक्ट करेगा। तो MSP से तो क्या होता है, एक सिक्योरिटी या फ्लोर प्राइस की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये मार्केट एक्सपेक्टेशन प्रोक्योरमेंट, इससे बिल्कुल डायरेक्ट इम्पेक्ट होता है। दूसरा हम देखें क्या गवर्नमेंट ट्रेडिंग इम्पेक्ट करती है, तो बिल्कुल जो गवर्नमेंट ट्रेडिंग से क्या होता है, एक तरीके से जो ओपन मार्केट में सप्लाई है, ओपन मार्केट सप्लाई, उस पर इम्पेक्ट आता है, ठीक है। और गवर्नमेंट जैसे ट्रेडिंग करती है वाया FCI, जो क्या करते हैं स्टॉक पाइलिंग के लिए, या जो NFSA नेशनल फूड प्रोग्राम के लिए, तो उसके लिए भी जो फूड प्रोक्योरमेंट होता है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, तो सही बात है। गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग, देखिए गवर्नमेंट कितना रिलीज़ कर रही है, या ज़्यादा अगर स्टॉक लार्ज स्टॉक होगा तो वो क्या करेगा, तो प्राइस को कंट्रोल कर सकता है। तो लेकिन अगर लो स्टॉक होगा उस केस में क्या होगा, मार्केट पे ज़्यादा डिपेंड करेगा, तो वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, क्योंकि उस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट के पास कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो ज़्यादा स्टॉक होगा, अगर प्राइस डिमांड ज़्यादा बढ़ती है, स्टॉक ज़्यादा है गवर्नमेंट के पास, तो उस केस में गवर्नमेंट धीरे धीरे रिलीज़ कर सकती है, तो ये वाला भी सही हो जाएगा। कंज्यूमर सब्सिडीज़, तो इसका भी होगा कि चीपर राइस होगा, अगर हम अगर कंज्यूमर सब्सिडीज़ दे देंगे तो उस केस में जो इफ़ेक्टिव डिमांड है वो अल्टर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अभी अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा बेटर हो जाएगी, तो उस केस में जो राइस की प्राइस है वो भी डिमांड सप्लाई को से इम्पेक्टेड होगी, तो इसमें चौथा भी होगा, तो ऑल फोर शुड बी करेक्ट। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, द वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड, ठीक है, हैज़ बीन कंसिस्टेंटली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड। देखिए लास्ट डिकेड एक बड़ा टाइम होता है, और दो इसी टाइम में क्या है, इंडो एक तरीके से श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस भी देखा गया, ठीक है। और जो ट्रेड डिस्टोर्शन है, तो ग्लोबल ट्रेड डिस्टोर्शन है वो भी बहुत ज़्यादा दिखे। तो ऐसे में ये कह पाना कि भाई दोनों जो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड है वो तो कंसिस्टेंटली इंक्रीज ही करा है, तो ये बात तो गलत है, ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट है। सेकंड बोल रहा है टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पोर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। देखिए ये बिल्कुल ऐसे वाला है, जेनरिक स्टेटमेंट है। टेक्सटाइल और टेक्सटाइल आर्टिकल्स तो बिल्कुल दोनों इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ट्रेड होता ही है। और इवन अगर हम आर्टिकल देखें भी तो इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है, इंडिया मोस्टली जो देखिए इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है, इंडिया बेसिकली जो कॉटन हो गया, यार्न हो गया, या कुछ फैब्रिक हो गया, तो ये सब एक्सपोर्ट करता है। अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं तो बांग्लादेश क्या करता है, मोस्टली जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं, रेडीमेड गारमेंट्स वो इंडिया को बेचता है, ठीक है। तो ये जेनरिक स्टेटमेंट है, ये सही होना ही चाहिए, तो दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा, इन द लास्ट 5 ईयर नेपाल हैज़ बीन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन साउथ एशिया। क्या नेपाल इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है साउथ एशिया में? नहीं, ये वाली बात तो गलत है। एक्चुअल में जो बांग्लादेश है
वो अपना लार्जेस्ट पार्टनर है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। और अगर देखो इसका एक बार हम ऑप्शंस भी से भी चेक करते हैं, एलिमिनेशन लगाने की ट्राई करते हैं, तो देखिए अपने को इस बात पे हम श्योर है बिल्कुल कि पहला जो है वो तो गलत है, तो ए और डी तो हट जाएंगे, ए और डी नहीं हो सकते। अब देखिए दूसरे और तीसरे में कॉल भी लेनी होगी, तो दूसरा जेनरिक स्टेटमेंट है तो बिल्कुल आराम से ली जा सकती है, तो बी वुड बी करेक्ट आंसर। तीसरा फैक्चुअल क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की जगह नेपाल की जगह कुछ और भी हो सकता है, तो बिल्कुल यहाँ वैसे बांग्लादेश है, लेकिन इसको हम हटा सकते हैं एग्जाम सेटिंग में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रखा है सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के रिगार्डिंग, पहला स्टेटमेंट दे रखा है। तो देखिए 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, 1 बाय 1 एक को चेक करते हैं। तो पहला क्या बोल रहा है, द वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई में फूड का वेटेज इज हायर देन दैट ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स। देखिए सीपीआई क्या है, एक हाउस होल्ड कंजम्पशन को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, हाउस होल्ड कंजम्पशन को। अगर अपने को नहीं भी पता ना कि कितना वेटेज है क्या है, वैसे 45 से 50% के अराउंड होता है फूड का वेटेज, लेकिन अगर नहीं भी अपने को पता ना, उस केस में भी हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये तो हाउस होल्ड कंजम्पशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो अपना डब्ल्यूपीआई है वो मैन्युफैक्चर्ड जो गुड्स होते हैं उनको रिफ्लेक्ट करता है। तो ज़्यादा वेटेज किस में होगा, बिल्कुल सीपीआई में होगा। तो जेनरिक लॉजिक से भी लग रहा है कि ये सही होना चाहिए। अब देखो दूसरा है डब्ल्यूपीआई डज नॉट कैप्चर चेंज इन प्राइस ऑफ सर्विसेज विच सीपीआई डज। तो क्या ऐसा है क्या, डब्ल्यूपीआई तो मोस्टली गुड्स की बात कर रहा है ना भाई, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की बात कर रहा है, लेकिन जो सीपीआई है उसमें गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों आती हैं, और इसमें जैसे सर्विसेज जो भी हैं कि एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन सब आता है, जबकि डब्ल्यूपीआई में क्या होता है, ओनली गुड्स होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है क्या, डज नॉट कैप्चर चेंज इन प्राइस ऑफ सर्विसेज विच सीपीआई डज, सही बात है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा बोल रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ नाउ अडोप्टेड डब्ल्यूपीआई एज द की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिसाइड टू चेंज द की पॉलिसी रेट्स। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में जो सीपीआई है उसको यूज किया जाता है किसके लिए, जो भी इन्फ्लेशन टारगेटिंग होती है उसके लिए, ठीक है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग। और बेसिकली हम देखें तो जो सीपीआई है वो डायरेक्टली जो कंज्यूमर है उसको इम्पेक्ट करेगा। तो ये बिल्कुल जो तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें सही क्या है, करेक्ट आंसर 1 और 2, मतलब जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ये 69 वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 2 ऑप्शन दे रखे, तो एक एक ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि इन द केस ऑफ ऑल सीरियल्स बात हो रही है, पल्सेज एंड ऑयल सीड्स द प्रोक्योरमेंट ऑफ एमएसपी इज अनलिमिटेड इन एनी स्टेट और यूटी ऑफ इंडिया। देखो पहली बात तो ऑल सीरियल्स के लिए बात होती है कि नहीं, ऑल सीरियल्स की तो बात होती नहीं। एमएसपी तो कुछ जो लिमिटेड क्रॉप्स हैं उन्हीं के लिए दिया जाता है, और वो भी इंडिया में कितनी 23 क्रॉप्स हैं उन्हीं के लिए। और क्या अनलिमिटेड प्रोक्योरमेंट होता है, नहीं ये भी नहीं होता। बेसिकली जो एमएसपी है वो वीट और राइस डोमिनेटेड रहता है, ठीक है, वीट राइस में मोस्टली डोमिनेटेड रहता है। हालांकि जो पल्सेज ऑयल सीड्स हैं वो भी इंक्लूडेड होती हैं, और टोटल 23 क्रॉप्स होती हैं। तो ऑल की वजह से बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। इन द केस ऑफ सीरियल एंड पल्सेज द एमएसपी इज फिक्स्ड इन एनी स्टेट और यूटी एट ए लेवल टू विच द मार्केट प्राइस विल नेवर राइज। कि ऐसी हम एमएसपी फिक्स करते हैं कि उससे ऊपर मार्केट प्राइस नहीं जा सकती, नहीं ऐसा तो नहीं होता। एमएसपी तो क्या होती है, फ्लोर प्राइस की तरह काम करता है, ठीक है, और जनरली जो मार्केट प्राइस होती है वो तो इससे ऊपर ही होती है, तो बिल्कुल ये जा सकती है। और जो एमएसपी से ऊपर या नीचे कहीं भी हो सकती है, लेकिन वो क्या होता है, एक मिनिमम गवर्नमेंट चाहती है कि इतना पैसा तो फार्मर को मिल ही जाए, तो उसकी एक बेसिक सिक्योरिटी के लिए एमएसपी होता है। तो बिल्कुल प्राइस मैक्सिमाइजेशन एमएसपी का टारगेट नहीं रहता है। तो जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो भी गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा, नाइदर 1 नॉर 2 वुड बी करेक्ट आंसर, तो डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है उसमें 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। 70 वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले एक एक स्टेटमेंट को देखेंगे कि सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है कि कमर्शियल पेपर इज ए शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिशनरी नोट। तो क्या शॉर्ट टर्म है, तो बिल्कुल जो कमर्शियल पेपर्स हैं
वो मोस्टली कॉरपोरेट्स इशू करते हैं, ठीक है। और कितने टाइम के लिए करते हैं? लेस देन 1 ईयर होता है। क्या कोलेट्रल की ज़रूरत होती है? नहीं, नो कोलेट्रल होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या बोल सकते हैं? सही बात है ये पहला। तो सेकंड क्या बोल रहा है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज ए लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कॉर्पोरेशंस। देखो, पहला तो ये कि ये क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई लेके आता है? आरबीआई तो ये नहीं लाता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होते हैं? जनरली जो बैंक्स या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं वो जारी करते हैं। तो ये वाला बात तो गलत है। इवन जो लॉन्ग टर्म दे रखा है वो भी गलत है। ये क्या है? शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। तो ये यहाँ पर भी गलत हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये वाला पूरा स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है, कॉल मनी इज ए शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। तो बिल्कुल सही बात है। तो कॉल मनी का मतलब क्या होता है? जो एक दिन के लिए पैसे लिए जाते हैं, या इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ओवरनाइट फंड्स होते हैं, ठीक है। और इंटर बैंक मार्केट के लिए यूज होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो तीसरा सही है। चौथा क्या बोल रहा है? जीरो कूपन बॉन्ड्स आर द इंटरेस्ट बियरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स इशूड बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक टू कॉर्पोरेशंस। देखिए, जीरो कूपन का मतलब ये होता है कि उसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो जीरो होती है, ठीक है। तो क्या इंटरेस्ट बियरिंग होते हैं? नहीं, ये इंटरेस्ट फ्री लोन्स होते हैं, ठीक है। तो इनमें जो पीरियोडिक इंटरेस्ट है वो नहीं देना पड़ता। तो जनरली ये जो डिस्काउंट रेट है उसके ऊपर इशू किए जाते हैं, डिस्काउंट रेट पे इशू किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो फेस वैल्यू होती है उस पर रिडीम कर लिए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 100 रुपये का बॉन्ड है तो उसे जारी करेंगे तब 90 रुपये में ही जारी करेंगे, ठीक है। तो ये डिस्काउंटेड रेट पे इशू किए जाते हैं। इसके बाद क्या शॉर्ट टर्म में नेसेसरली शॉर्ट टर्म होते हैं? तो नहीं, ये हो भी सकता है शॉर्ट टर्म हो या ना हो। और ना ही ऐसा कुछ है कि ये कमर्शियल बैंक्स ही जो कॉरपोरेशन है उनको इशू करते हैं। तो जो जीरो कूपन बॉन्ड है वो कोई भी कर सकता है। तो ओवरऑल ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? 1 और 3, यानी सी वुड बी करेक्ट आंसर। इसी के साथ हमने 2020 के जो PYQs हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। आप इस चैनल पे पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इनकी जो PYQ सीरीज़ है उसको भी देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर